नमस्कार दोस्तों, टीम प्रिंस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लगातार मोनोटोनिसिटी जो कैलकुलस का एक पार्ट है उस पर बातचीत कर रहे हैं। आज एक बार फिर उसी टॉपिक को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। छोटी छोटी बात जो उसमें बच गई है, जिस पर हमारा ध्यान जाता भी नहीं होगा और जाता है तो हम ध्यान नहीं देते हैं, उस विषय पर मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ। केवल हासमान और केवल वर्धमान जान लेना ही काफ़ी नहीं है। हो सकता है यहाँ से एग्ज़ाम में सवाल नहीं पूछे, लेकिन आप लोगों को कम से कम इसकी जानकारी तो होनी चाहिए। और जानकारी ये होनी चाहिए कि मैंने कह दिया कोई फलन वर्धमान होता है और कोई फलन हासमान होता है। कम से कम आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आनी चाहिए प्यारे बच्चों कि क्या ऐसे भी कोई फलन होते हैं क्या जो ना तो वर्धमान हो और ना हासमान हो। भाई जो वर्धमान नहीं है इसका मतलब हासमान है, हासमान नहीं इसका मतलब वर्धमान है। लेकिन क्या ऐसा भी संभव है क्या कि कोई फलन ना तो वर्धमान है और ना क्या है, हासमान है? ऐसा हो सकता है। कैसे संभव है उस पर अपन बातचीत करना चाह रहे हैं आज। तो देखिए, नए वर्धमान और नए हासमान फलन के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। नए वर्धमान नए हासमान फलन, नए हासमान फलन। ना तो फलन आपका इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। ऐसा होता है। और कब होता है? देखिए, यदि कोई फलन पूरे इंटरवल के दौरान दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शाता है, आधे इंटरवल में फलन आपका वर्धमान हो और आधे इंटरवल में फलन आपका हासमान हो, अगर ऐसा गुणधर्म कोई भी फलन आपका यहाँ दर्शाए तो आपको यही समझना है कि वो फलन ना तो वर्धमान होगा और ना ही हासमान होगा। आप कहोगे इसके एग्जाम्पल भी हैं क्या? हाँ, है ना। देखिए प्यारे बच्चों, यदि आपके पास यहाँ आ जाता है कोई फलन दे रखा है, मान लो f(x = x²) है। ये मैं पहला एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यानी ऐसा फलन जो वर्धमान और हासमान के दोनों के गुण दर्शाता है, वो फलन उस इंटरवल में ना वर्धमान और ना हासमान होता है। f(x = x² है आपके पास। मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए ये -4 से 4 के बीच में फलन वर्धमान है या हासमान है। एक एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि बताइए प्यारे बच्चों, f(x) आपके पास है mod x, और मुझे ये बताइए कि x की वैल्यू यदि -2 से लेकर 2 के बीच में है तो क्या ये वर्धमान है या हासमान है। अभी मैं दो एग्जाम्पल को डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ। सबसे पहले एग्जाम्पल में देखिए x² है। अब कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं कि जो x² आपने पहले पढ़ा है उससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि सर आपने पहले तो एक जगह आपने वर्धमान बताया है, तो आप दूसरे में देखोगे तो आसमान भी हो सकता है। लेकिन उसके साथ मैंने जो इंटरवल दिया है वो इंटरवल बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो लिख रखा है ना x की वैल्यू, बस आपका ध्यान इस पर जाना चाहिए पहले। ये इंटरवल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। देखिए x² का अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो वो ऐसे बनता है। सब बच्चों को शायद आता होगा x² का ग्राफ बनाना। यहाँ से फंक्शन की वैल्यू ऐसे आती है। अब इस ग्राफ में देखिएगा आप ध्यान से प्यारे बच्चों कि अपने पास यहाँ जो दे रखी वैल्यू है वो है, मान लो x की वैल्यू यहाँ है आपकी -4, यहाँ x की जो वैल्यू है वो आपके पास है +4। इन दोनों के बीच में अगर मैंने बताया जो ग्राफिकल मेथड था उस मेथड से आप सवाल को हल करोगे तो देखिए इसके बीच में x का मान है, इधर y का मान है, फिर इधर x का मान है, फिर इधर y का मान है, फिर x का मान है, फिर y का मान है। देख लिया आपने। अब देखिए ये मान लेते हैं आपके पास वैल्यू, मैंने एक बात बताई थी कि जो चीज़ इतनी इधर होगी वो उतनी छोटी होगी। ये मान लो आपका x1 है, ये x2 है, ये x3 है। इसमें क्या रहा है, x1 की वैल्यू सबसे कम है, फिर x2 है और फिर क्या है, x3 है। इसके अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू कैसी है? यहाँ फंक्शन जो आपका है वो f(x1) है, यहाँ f(x2) है और यहाँ f(x) क्या है, 3। देखो प्यारे बच्चों, ऊपर जितनी वैल्यू है वो बड़ी है, नीचे जितनी है वो छोटी है। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू इनके अपोजिट है। सबसे बड़ी वैल्यू f(x1) की है
उसके बाद उससे छोटी वैल्यू fx2 की है और उससे छोटी वैल्यू fx3 की है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर ऐसा कभी आपने पढ़ा हो पीछे सवालों में तो आपको याद होगा कि जब x की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है उसके साथ साथ यदि फंक्शन की वैल्यू घटती है तो क्या होता है, फंक्शन उस समय हासमान होता है। क्या होता है? हासमान होता है। इसका मीनिंग प्यारे बच्चों ये है कि इस से लेकर इस इंटरवल के बीच में फंक्शन आप लोगों का क्या है, हासमान है। दूसरी बात कर लेते हैं अपन। दूसरी बात इधर से करना चाह रहा हूं मैं अब की बार। ये जो पार्ट आपको 0 से आगे दिया है, इस 0 से आगे वाले पार्ट में देखिएगा प्यारे बच्चों, मान लो ये आपका x1 है, ये आपका x2 है और इसके साथ साथ जो दे रखा है वो x3 है, इसके आगे दे रखा है x4 है। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। ये अलग समझो, ये अलग समझो। यहाँ से इसकी वैल्यू fx1, ये fx2, ये fx3, ये fx4, ये fx5 ऐसे है। यहाँ वैल्यू जो आपकी है x1 है, उससे ठीक बड़ा x2 है, उससे ठीक बड़ा x3 है, उससे ठीक बड़ा x4 है। उसके बाद देखिए फंक्शन की वैल्यू जो है वो सबसे कम वैल्यू fx1 की है। fx1 की वैल्यू कम, फिर उससे ज़्यादा fx2, फिर उससे ज़्यादा fx3, फिर उससे ज़्यादा fx4 की वैल्यू है। इसका मीनिंग x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू लगातार क्या होती जा रही है, आपकी बढ़ती जा रही है। यदि x के मान बढ़ने के साथ साथ यदि फलन का मान लगातार बढ़ता जाए तो वो फलन आपका क्या होता है, वर्धमान होता है। क्या होता है? वर्धमान होता है। इस कंडीशन में फंक्शन इंक्रीजिंग है, इस कंडीशन में फंक्शन डिक्रीजिंग है। यदि एक ही जो इंटरवल आपको दिया हुआ है उस इंटरवल के बीच में फलन दो टाइप की प्रकृति दर्शाए, दो प्रकार का नेचर वो डिनोट करता हो। देखो इधर -4 से लेकर 0 तक वो हासमान कह रहा है, यानी वैल्यू इस कंडीशन में कम हो रही है। इधर वाली वैल्यू आपकी लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर किसी फंक्शन के साथ ऐसी कंडीशन आपको मिले तो उस पूरे इंटरवल के दौरान फंक्शन ना तो वर्धमान होता है और ना ही क्या होता है, हासमान होता है। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? चलिए दूसरा एग्जाम्पल जो है वो भी अपन समझने की कोशिश करते हैं कि उस दूसरे एग्जाम्पल में क्या होगा। देखिए इस एग्जाम्पल का ग्राफ मोड x का अगर सभी बच्चों को आता होगा तो आप ऐसे बनाओगे। ये ग्राफ मोड x का है, ठीक है। एक माइनस का x है और एक प्लस का x आपके पास। ये y इक्वल्स टू -x है और ये वाला x है, मोड x हो गया। अब देखो ध्यान से, अपने को लेना है -2 से लेकर 2 तक। मैं यहाँ कहता हूँ -2 है और यहाँ आपके पास प्लस का 2 है। पहले इस भाग की बात अपन करेंगे। यहाँ देखिएगा ज़रा प्यारे बच्चों कि ये वाली वैल्यू आपकी अलग अलग बिंदुओं पर डिनोट मैंने कर दी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया इधर x1, ये लिख दिया x2, ये x3, ये x4। ये वाली वैल्यू fx4, ये fx3, ये fx2, ये fx1, ठीक। यानी ये fx1 की वैल्यू है, ये fx2 की वैल्यू है, ये fx3 की वैल्यू है, ये fx4 की वैल्यू है। समझ में आ गई बात? अब देखिए x की वैल्यू यहाँ कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा है। ऐसे x1 की वैल्यू सबसे कम, x2 की, फिर x3 की, फिर x4 की वैल्यू है। इधर यदि अपन देखें तो fx की जो वैल्यू है, fx1 की जो वैल्यू वो सबसे ज़्यादा है, फिर fx2 की वैल्यू है, फिर fx कितने की वैल्यू है, fx3 की वैल्यू है, फिर fx4 की वैल्यू है। ऐसा ही होगा। यदि आपको मालूम हो तो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो वो फंक्शन आपका हासमान होता है। क्या है? हासमान होता है। बताइए। अगला देखिएगा, x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू fx1 है, इसकी वैल्यू fx2 है, इसकी वैल्यू fx3 है, ठीक है। ये वैल्यू fx4 है। आप कहीं ये मत समझ जाना गलती से भी कि सर सेम बिंदु इधर कैसे आ सकते हैं। मैं सेम नहीं, आपको अलग अलग कंडीशन बता रहा हूँ कि इस पॉइंट की अलग बात करें, इस पॉइंट की अलग बात कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन तो वो फॉलो हो रही है दोनों जगह। इसमें देखिएगा ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। इधर अगर देखा जाए तो इस भाग के लिए आपको मालूम है x1 सबसे कम है, फिर x2 है, फिर x3 है, फिर आपका x4 है। अब fx1 के साथ अगर देखा जाए तो fx1 की वैल्यू देखिए आप लोगों के पास सबसे कम है, फिर fx2 के है, फिर fx3 की है और फिर आपके पास fx4 की वैल्यू है। समझ गए?
अगर ऐसा कभी मिलता है तो आपको मालूम है आप क्या करते हो कि ये कहते हो कि ये जो फंक्शन आपका है वो वर्धमान है। क्या है? वर्धमान है। ठीक है, तो पूरे इंटरवल में देखिए -2 से लेकर 0 तक तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास ह्रासमान है, 0 से लेकर के 2 तक आपकी वैल्यू वर्धमान है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पूरे इंटरवल के बीच में फंक्शन ना वर्धमान और ना ही क्या होगा, ह्रासमान होगा। समझ में आ गई प्यारे बच्चों ये बात? अब देखिए इसी सवाल को आपको एल्जेब्रिक मेथड से करना हो तो कैसे करोगे वो समझ लो। वो आपको कहे कि इस इंटरवल में सिद्ध करो कि फंक्शन जो है वो ना वर्धमान और ना ह्रासमान है, तो आप इस सवाल को कैसे करोगे? देखिएगा, अपने पास फंक्शन जो दे रखा है वो x² है। पहला काम आपको वही करना है, f' निकालना है। ये कितना हो जाएगा? 2x। उसके बाद मैंने आपको बता रखा है f' को 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकालो, तो ये आ जाएगा 2x = 0, x = कितना हो गया? 0। अब आपको मालूम है x का एक ही पॉइंट आपके पास ऐसा है जिस पर f' की वैल्यू 0 है, तो आप यहाँ एक लाइन खींचोगे। इसके बाद जो पॉइंट मैंने कहा था कि इसके बीच में रख देना, वो 0.1 ही आया है। और फिर मैंने कहा अगर सिंपल हो, x के चिन्ह का कोई चक्कर यहाँ नहीं हो, तो आप सबसे पहले इस हाथ की साइड यानी राइट हैंड की साइड प्लस का निशान लगाओगे। अब x जहाँ भी है वहाँ से देखिएगा, ये x की पावर कितनी है? 1 है। x की पावर कितनी है? 1 पावर है, इसका मतलब विषम है, तो ये चिन्ह बदलकर यहाँ माइनस हो जाएगा। इधर माइनस इनफाइनाइट होता है और इधर क्या होता है? प्लस इनफाइनाइट होता है। समझ गए मेरी बात को? अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर माइनस है और प्लस है तो आप देखिए किस इंटरवल में ये वर्धमान है और किस इंटरवल में ह्रासमान है। f' की वैल्यू >0 कब होगी? f' की वैल्यू, और आपको पहले से ही मालूम है कि इधर से इधर और इससे इधर अपने को सिर्फ जाना कहाँ तक है, ये है, तो ये पूरे इंटरवल में इतना ही। लेकिन अपने को तो पॉइंट दिया हुआ है, -4 से कहाँ तक दे रखा है? +4 तक दे रखा है। लेकिन इससे इधर और इससे इधर नेचर इसका सेम होगा। f' की वैल्यू <0 कब होगी? तो देखिए प्यारे बच्चों, ये x की वैल्यू में f' <0 तब होता है जब इसका चिन्ह पॉजिटिव होता है। यानी 0 से इधर आप जाओगे तो इनफाइनाइट तक जाओगे तो भी आपका f' का जो मान होगा वो <0 होगा। लेकिन आपको तो इनफाइनाइट तक जाना ही नहीं, आपको कहाँ रुक जाना है? 4 तक रुक जाना है। तो यहाँ लिख सकते हो आप लोग 0 से लेकर अगर हम 4 तक जाएंगे तो इस इंटरवल में फंक्शन आपका क्या होगा? f' <0 है, इसलिए वर्धमान होगा। फिर देखिए x की वैल्यू इस कंडीशन में 0 से इधर -4 है, लेकिन माइनस इनफाइनाइट से 0 तक सेम नेचर होगा। लेकिन अपने को शुरुआत कहाँ से करनी है? -4 से करनी है। तो अगर आप -4 से लेकर 0 तक जाओगे तो फंक्शन क्या होगा? इस कंडीशन में तो होगा आपका वर्धमान, ठीक, इस कंडीशन में होगा आपका ह्रासमान। और अगर आपको मालूम हो तो कोई फंक्शन यदि वर्धमान भी है और ह्रासमान भी है, तो देखिए पूरा इंटरवल -4 से 4 तक का है। पूरे इंटरवल के दौरान वो जो फंक्शन आपको दिया हुआ होता है वो ना वर्धमान होता है और ना ह्रासमान होता है। एक इंटरवल के बीच में एक जैसा नेचर होना चाहिए, नेचर अलग अलग नहीं होना चाहिए, नेचर का दिखावा नहीं होना चाहिए। समझ गए आगे बात? अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। साइन एक्स और कोस एक्स के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, उसके बारे में भी थोड़ी मैं बातचीत कर लेता हूँ। आपको टेन और मैंने कोट के बारे में एक दिन पहले वीडियो में बताया था कि टेन और कोट की नेचर कैसी होती है, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि साइन और कोस की नेचर कैसी होती है। ठीक है, तो आज बात कर लेते हैं साइन और कोस के बारे में भी। मान लेते हैं कि आपके पास एक साइन एक्स दिया हुआ है और एक आपको दे रखा है, वो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू कितना दे रखा है? कोस एक्स दे रखा है। अब पहले सुनना मेरी बात ध्यान से, आपसे एक इंटरवल में पूछ रहा है ये कि आप बताइए 0 से π/2 के बीच में क्या होता होगा। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है? 0 से π/2 के बीच में है। ठीक, मैं बात थोड़ी आपको समझाने के तरीके से कर रहा हूँ, आप कोशिश करना। इसी में अगर वो आपसे पूछ ले कि 0 से पाई के बीच में क्या होगा, बताइएगा जरा। इसी में आपसे पूछ ले कि कोस x की वैल्यू, x की वैल्यू अगर आपके पास 0 से π/2 हो तो क्या होगी, और यही पूछ ले कि x की वैल्यू अगर 0 से पाई हो तो क्या होगी। दोनों सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात तो आपको साइन x का ग्राफ अगर आता है तो बहुत आसानी से ये बात पता कर सकते हो।
साइन एक्स का ग्राफ नहीं आता तो अपन ने जो मेथड पढ़ा है उससे भी आपको समझ में आ जाएगा, जिसको प्रथम कोटि अवकल सिद्धांत जिसको मैं कह रहा हूँ, एक बार अवकलन करो और उससे पहचान करो, वो भी आपके काम आ जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले अपन इसका एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। साइन एक्स के ग्राफ से समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको, अगर आपको समझ में आ जाए तो। यहाँ से यहाँ तक मैंने पूरा ग्राफ बना दिया साइन एक्स का। मुझे 0 से पाई तक बनाना है, मैंने इतना ही बनाया, आगे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए अभी। अब देखिए, ये यहाँ 0 है, यहाँ आपका π/2 है और यहाँ आपके पास पाई है। प्यारे बच्चों, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको पता करना है पहले तो कि फंक्शन क्या होगा। देख लो, 0 से π/2 में कैसा होगा, इसकी नेचर पता करते हैं अपन। यहाँ से एक पॉइंट ऐसे अपन बना लेते हैं, एक पॉइंट ऐसे निकाल लेते हैं, एक पॉइंट ऐसे निकाल लेते हैं। ये x1 है आपका, ये x2 है, ये x3 है और यहाँ मैं बना देता हूँ आपका x4। समझ गए? देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पॉइंट बनाए तो ये वाली वैल्यू जो आपके पास आई है वो fx1 है, ये वाली वैल्यू fx2 है, ये वाली fx3 है और ये वाली वैल्यू आपकी fx4 है। ठीक है, यहाँ जो बात मैंने आपको पहले बता रखी है उसको लिखिएगा। x1 की वैल्यू छोटी है, फिर x2 है, फिर x3 है, फिर वैल्यू आपकी x4 है, ऐसा ही है ना। x की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, फंक्शन की वैल्यू भी लगातार बढ़ती जा रही है, यानी fx1 की वैल्यू सबसे कम है, फिर fx2 की वैल्यू है, फिर fx3 की वैल्यू है, फिर fx4 की वैल्यू है। कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है मुझे, और आपको भी शायद ऐसा ही लग रहा होगा कि हाँ ऐसा है। ठीक है, और ऐसा जब कभी भी आपको मिले तो आपको बता दिया ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, वर्धमान होगा, यही बता रखा है और इसी को आप जानते हो। यहाँ तक किसी भी बच्चे को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात अपन करते हैं कि इससे आगे जो आपको पॉइंट दे रखा है, अब यदि आपसे पूछता है वो कि इस इंटरवल में बताइए क्या होगा, तो कैसे सवाल को हल करना है वो सुनिएगा ज़रा। यहाँ से मैंने एक पॉइंट लिया, ये वाला आपको दिखाई दे रही होगी, ये लाइन दिखाई नहीं दे रही है तो अपन दूसरा ले लेते हैं, ये ले लिया। ये यहाँ से एक लाइन मैंने बना दी, यहाँ से दूसरी लाइन मैंने बनाई, यहाँ से तीसरी लाइन मैंने बनाई, यहाँ से चौथी बना दी। अब मैं इधर वालों को एक बार मिटो रहा हूँ, क्योंकि ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि यहाँ कौन कौन सी वैल्यू होगी और कैसे कैसे होगी। आप अलग अलग दो डायग्राम बनाकर भी इसको डिनोट कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर दो डायग्राम अलग अलग बनाओगे। 0 से π/2 तक अलग दर्शाओगे, π/2 से पाई वाला एक अलग डायग्राम बनाकर अगर आप दर्शाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये पहले वाली बात मैं मिटो नहीं रहा हूँ क्योंकि आपके काम आ जाएगी। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। यहाँ से इसकी जो वैल्यू आपको मिल रही है देखिएगा, ये वाली वैल्यू है, फिर इसके बाद ये वाली वैल्यू है, फिर ये है, इसके बीच में ये वैल्यू है, इधर इसके बाद ये है। x4 की वैल्यू सबसे नीचे आ रही है, देखो x4, फिर fx3, फिर आपके पास fx2, फिर आपके पास fx1, कुछ ऐसा मिल रहा है। इधर x की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है ना, इधर बढ़ रही है, x1 है, फिर x2 है, फिर x3 है, फिर x4 है, ऐसा ही है। इधर देखिए ये वैल्यू लगातार बढ़ रही है या घट रही है, आपको मालूम होना चाहिए, घट रही है वैल्यू, यानी fx1 था, फिर उससे कम वैल्यू आई है कितनी, fx2 की, फिर उससे भी कम वैल्यू आई है किसकी, fx3 की, फिर उससे भी कम वैल्यू आई है किसकी, fx4 की। अब देखिए दो अलग अलग चीज़ें आपके सामने आ गई है, एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें लगातार ये बढ़ने के साथ साथ ये भी बढ़ रहा था, लेकिन इसमें x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ये वाली वैल्यू घट रही है। समझ में आ गई बात? तो अगर ऐसा मिलता है तो ये वाला क्या होगा, ह्रासमान होगा। अब सुनो, आपसे पहला सवाल पूछा गया था कि 0 से π/2 में क्या होगा। 0 से π/2 में आपका फंक्शन वर्धमान था, क्या था, वर्धमान था। दूसरा पूछा है आपसे 0 से पाई क्या होगा, तो सुनो, यहाँ से यहाँ वर्धमान, यहाँ से यहाँ ह्रासमान, तो पूरे इंटरवल में क्या होगा, ये ना वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान। लेकिन यदि वो आपसे पूछता कि यदि x की वैल्यू आपके पास π/2 से लेकर के पाई के बीच में है तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में आपका ह्रासमान होगा, इस कंडीशन में वर्धमान होगा,
इस कंडीशन में ना ह्रासमान होगा और ना ही वर्धमान होगा। समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अब मेरे हिसाब से आप कोस वाला सवाल बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो, लेकिन इसका एल्जेब्रिक मेथड भी अगर कोई बच्चा पूछना चाहे कि साहब ऐसे डायग्राम से तो आपने बता दिया, लेकिन हमें एक बार जरा एल्जेब्रिक मेथड से भी तो बता दीजिए कि कैसे इसको करेंगे, तो एल्जेब्रिक मेथड में इस सवाल में ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है आप लोगों को, 2 लाइनों में सवाल खत्म हो जाएगा आपका। और वो कैसे होगा सुनिएगा ज़रा। सबसे पहला काम आपको करना है एफ डैश एक्स निकालने का। एफ डैश एक्स निकालोगे कितना आएगा, कोस एक्स आएगा। अब आपको मालूम है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू किसके इक्वल रखोगे, 0 के। आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के बराबर रखने पर यहाँ मिलेगा कोस एक्स इक्वल्स टू कितना, 0। कोस एक्स की वैल्यू 0 कब कब होती है, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगा तब ये 0 होगा, इतना मालूम करना है आप लोगों को, और वो भी 0 से आगे आगे करना है। तो x की वैल्यू आपके पास एक तो पक्का पता है, आपको π/2 पर मिलेगी। तो एक बार मैं π/2 लिख लेता हूँ, और भी बहुत सारे बिंदु हैं 3π/2, ऐसे आगे जैसे जैसे लिखते जाओगे ये पॉइंट आगे आगे चलते जाएंगे। मैंने एक ही वैल्यू लिखी है अभी, ठीक है, क्योंकि 0 से π तक मुझे मालूम है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, इस 0 से π/2 की वैल्यू को इस पॉइंट पर रखोगे, और यहाँ ध्यान रखना जैसे पहले आप चिन्ह लगाते थे वैसे चिन्ह नहीं लगाने हैं। यहाँ आपके पास इधर पाई है, इधर आपके पास 0 है। अब पहले जो चिन्ह लगाते थे अगर आप वैसे ही चिन्ह लगाने लग गए तो आपको मालूम चलेगा कि आपका सवाल गलत हो गया है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपको जो दे रखी वैल्यू है वो एफ डैश एक्स जो है वो आपका कोस एक्स है। कोस एक्स की वैल्यू इंटरवल 0 से π/2 में क्या होती है, और इंटरवल 0 से π/2 से π में क्या होती है। यानी आपको अब की बार चतुर्थांश की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मीनिंग ये है यहाँ कोस नेगेटिव होता है। 0 से लेकर के ये π/2 तक है और ये π तक है, इतनी जानकारी होगी आपको। तो इस इंटरवल के दौरान यानी 0 से π/2 तक तो ये पॉजिटिव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पॉजिटिव होगा तो आपको मालूम है कि इस इंटरवल के बीच में ये वर्धमान होगा। अब देखिए जब दूसरे इंटरवल में आओगे तो यहाँ कोस नेगेटिव होगा, ये वाला देखना, आपको ये नहीं देखना गलती से भी। अब इसकी बात कर रहे हैं, यही देखना है एफ डैश एक्स, ये दूसरे इंटरवल में नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 0 से लेकर के π/2 के बीच में तो आपका फंक्शन वर्धमान होगा, लेकिन आपके इंटरवल π/2 से लेकर के π में ह्रासमान होगा। और दोनों का अगर पूछा जाए तो ना वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा, क्योंकि आधे इंटरवल में वर्धमान और आधे इंटरवल में क्या है, ह्रासमान है। अगर कोई फलन ऐसा नजर आए तो आपको मालूम है कि वो फलन पूरे इंटरवल में ना तो वर्धमान होता है और ना ही ह्रासमान होता है। कोस एक्स की बात करें प्यारे बच्चों, तो आपको कोस एक्स का मैं ग्राफ बता रहा हूँ सिर्फ, बाकी काम आपको करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जाते हो, 0 से π/2 तक आ गए, फिर यहाँ से ऐसे जाते हो तो π तक आ गए। ये आपका कोस का ग्राफ पूरा अगर बनाओगे तो ये वापस ऊपर चला जाएगा, लेकिन आपको पूरे की ज़रूरत नहीं है तो क्यों बनाओ, समझ गए, आपको इतने की ज़रूरत है। पहले वाले पार्ट में आपको 0 से लेकर के π/2 तक की बात करनी है और दूसरे में π तक की बात करनी है। अब देखो सेम ग्राफ ऐसे मैंने बनाए हैं, अगर आपको जानकारी हो तो एक वैल्यू यहाँ ले, एक वैल्यू यहाँ ले, एक वैल्यू यहाँ ले, एक वैल्यू यहाँ ले। पहली वैल्यू इससे मिला दो, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से, चौथी यहाँ से। ये हो गया आपका x1, ये x2, ये x3, ये x4। ये वैल्यू fx4 हो गई, ये वैल्यू fx कितनी हो गई, 3 हो गई, ये वाली वैल्यू fx2 हो गई, ये वाली fx1 हो गई। ठीक है, x1 है सबसे छोटा मान, बड़ा छोटा मान, इसके बाद x2 है, फिर x3 है, फिर x4 है। यहाँ fx1 की वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है, देख लीजिएगा। फिर fx2 की वैल्यू है, फिर fx3 की वैल्यू है, और फिर fx कितने की वैल्यू है, 4 की वैल्यू है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। अगर ऐसा किसी फंक्शन के बारे में मिलता है तो आपको ये जानकारी होगी कि इसमें x के मान तो बढ़ रहे हैं लेकिन फंक्शन के मान लगातार घटते जा रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन आपका ह्रासमान होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? दूसरे वाले में वैल्यू देखिए,
इस वाले इंटरवल में यहां से यहां तक की भी अगर बात करोगे तो मान घट ही रहा है, बढ़ नहीं रहा है। आप यहां से भी लाइन खींचना, ऐसे खींचना, ऐसे खींचना, ऐसे खींचना, इसके अकॉर्डिंग इधर, इसके अकॉर्डिंग इधर, इसके अकॉर्डिंग इधर। अब देखो जरा, ये आपका मान लो x1 है, ये मान लो x2 है, ये x3 है, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू ये वाली है fx1, दूसरे में fx2, fx3। अब देखो ध्यान से, ये 3 वैल्यू है, x की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू लगातार घटती जा रही है। y में ऊपर जाते तो वैल्यू बढ़ती, लेकिन यहां तो आप क्या जा रहे हो, y में नीचे नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, तो वैल्यू आपकी घटती जा रही है। अगर ऐसा होता है तो भी फंक्शन क्या होगा, हासमान होगा। अब देखो जरा, सवाल अपना है 0 से π/2 क्या होगा, 0 से π/2 भी हासमान होगा, 0 से पाई क्या होगा, 0 से पाई भी हासमान होगा। अगला सवाल सुनो, अगर आपसे वो पूछे अब कि 0 से 2π तक बताइए, x की वैल्यू 0 से कहां तक बताइए, 2π तक बताइए, और अगर 2π तक भी वो नहीं कहे तो आपसे वो कह सकता है 3π/2 तक बताइए, यानी यहां से लेकर यहां तक बताइए, इतना भी पूछ सकता है। वो 2π तक भी पूछ सकता है, x की वैल्यू 0 से कहां तक बताइए, 2π तक बताइए, 2π पूछेगा, इसका मतलब यहां तक पूछेगा। अब सुनो जरा, कोस का ग्राफ यहां से यहां तक और यहां तक आपका मान जो होगा वो घटेगा, उसके बाद कोस की वैल्यू यहां से यहां तक क्या होगी प्यारे बच्चों, बढ़ेगी। समझ में आ गई बात आपको, 0 से लेकर यहां तक वैल्यू आपकी क्या होगी, घटेगी, यहां से यहां तक बढ़ेगी। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि इस पहले और दूसरे इंटरवल में वर्धमान होगा, हासमान होगा, और तीसरे और चौथे इंटरवल में जो आपको दिए हुए हैं उन दोनों इंटरवल में क्या होगा, ये वर्धमान होगा। साइन कोस की कहानी समझ में आ गई, टेन कोट की कहानी समझ में आ गई। आप घर पर बैठकर सेक और कोसेक के बारे में भी पता करने की कोशिश करें, ग्राफ बनाएं, तो आपको मालूम चलेगा कि फंक्शन की वैल्यू हासमान कब होती है, वर्धमान कब होती है। मैंने जितना यूट्यूब पर संभव था इस क्लास को यहाँ आपके सामने डिस्क्राइब करना मैंने किया है। बाकी जो भी बातें बच गई अपन क्लास में फिर कभी मिलेंगे तो बातचीत ज़रूर करेंगे। प्यारे बच्चों, अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। इसी वादे के साथ आपको अच्छे से निराश नहीं होते हुए तैयारी करते रहना है। पता नहीं कब स्कूल लग पाएंगे, मगर जल्दी अच्छा समय आएगा, क्योंकि आपको मालूम है एक अंधेरी रात के बाद एक उजाला सुबह का ज़रूर होता है। हर अमावस्या के बाद पूर्णिमा कभी न कभी ज़रूर आती है। आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई में निरंतर लगे रहें। और जो बच्चे 12वीं का इस साल पेपर देने जा रहे हैं उनको भी आप बता दें, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी है उनका ज़रूर पालन करें। पेपर में जब भी जाएं उन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने आप का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और खुशी से पढ़ाई करते रहें, चेहरे पर मुस्कान रखें।